नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप अपनी कक्षा का कोई भी विषय लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं, तो चैनल पे अलग-अलग विषयों के लिए अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। आपकी हिंदी मीडियम के लिए अलग, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग और साथ में क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए गए हैं। तो एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिए। तो चले आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने क्लास 6 का एसएसटी का जो चैप्टर 9 है वो लाइन बाय लाइन पढ़ लिया है और उसके बाद आज हम करने जा रहे हैं इसका क्विक रिवीजन, क्योंकि कुछ ऐसे तथ्य हैं जो लाइन बाय लाइन में हम समझ नहीं पाते, तो उसमें आज हम कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर में हमारी सारी चीजें कवर हो जाए। तो चलिए, चैप्टर का नाम है परिवार और समुदाय। कि परिवार और समुदाय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक ये परिवार। अगर आपने ये भी अच्छे ढंग से समझ लिया ना कंप्लीट, तो भी आपका एक भी क्वेश्चन इस लेसन में से नहीं छूटेगा और आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जिसने लाइन बाय लाइन पढ़ लिया उसके लिए तो ये बहुत बढ़िया है कि आपका पूर्ण 100% लेसन आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए, परिवार क्या होता है? इसने कहा कि परिवार समाज की सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये इकाई क्या होती है? तो देखिए, इकाई वैसे तो होता है कोई चीज मापने की भी, ठीक है, जैसे आपकी किलोमीटर है, ये है, ठीक है, दूरी के लिए आपकी किलोमीटर होगी, मीटर होगी, मिलीमीटर होगी, ठीक है, बार के लिए आपका किलोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, ये चीजें होगी। तो उसी प्रकार जो हमारा समाज है ना, समाज में देखिए आपका कहाँ से स्टार्ट करेंगे मैं आपको, ताकि आपको चीजें समझ में आए, क्योंकि मेरा एक मकसद है कि आपको समझाना, ठीक है, न कि रटवाना। तो देखिए, आपकी ये दुनिया पूरी क्या है? दुनिया। दुनिया को बांटा गया है महाद्वीप में, किसमें? महाद्वीप और महासागरों में। महाद्वीप को बांटा गया है देशों में, देशों को बांटा गया है, अगर मैं बात करूं तो राज्यों में, राज्यों को बांटा गया है जिलों में, ठीक है, जिलों को आपको बांटा गया है तहसीलों में, तहसीलों से फिर आपका गांव में। अब गांव में क्या है सबसे छोटी इकाई? या तो आपका कोई समाज हो गया, मोहल्ला हो गया, और मोहल्ले से छोटा क्या? परिवार। तो इसी चीज को इसने कहा है कि परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। यहां तक देखेंगे ना, तो सबसे लास्ट में क्या आएगा? आपका परिवार। तो सबसे छोटा क्या होता है इकाइयों में? परिवार होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, ठीक है, आपको पता लग गया सबसे छोटी इकाई क्यों है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि परिवार सबसे महत्वपूर्ण इकाई क्यों है भी? ये सबसे छोटी इकाई, ये तो आपको पता लग गया। अभी पूछेगा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें हमें प्रेम, सुरक्षा, सहयोग और संस्कार मिलते हैं। जब हम हमारी जिंदगी की शुरुआत ही किससे होती है? परिवार से होती है। ये हमारा पहला स्कूल होता है और इससे हम बहुत सारे संस्कार सीखते हैं कि किस प्रकार से व्यवहार करना है, किस प्रकार से सहयोग करना है, किस प्रकार से सुरक्षा करनी है। ये सारी चीजें हमें क्या परिवार से सीखने को मिलती है, इसलिए परिवार हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शायद पहला क्वेश्चन भी आपको यही दिया होगा कि परिवार से ऐसे आप क्या समझते हैं, या फिर परिवार क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपको पता लग गया कि परिवार समाज की सबसे छोटी लेकिन महत्वपूर्ण इकाई है, और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि परिवार से हम बहुत सारे संस्कार सीखते हैं, ठीक है। अब परिवार कितने प्रकार के होते हैं? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिवारों के प्रकार बताइए। तो परिवार दो प्रकार के होते हैं। एक आपका संयुक्त परिवार जिसको बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट फैमिली। कई पीढ़ियां साथ रहती हैं भी। कई बार बुकों में ये नहीं लिखा जाता, उसमें कहा जाता है कि दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, ठीक है। तो ये सब क्या, जब एक साथ रहते हैं घर में, तो इसको संयुक्त परिवार कहा जाता है। लेकिन आपका ये भी सही है कि कई पीढ़ियां साथ रहती है। जैसे एक पीढ़ी आपके दादा दादी, फिर आपके क्या हो गए? मम्मी पापा, ताऊ चाचा, ठीक है, और आप खुद हो गए। तो जब सारे सदस्य, चाहे आप ये कह लीजिए दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन ये साथ रहते हैं, तो उसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं। कई पीढ़ियां साथ रहती है, इसको भी क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार बोलते हैं, ठीक है। तो इससे एक और चीज है संयुक्त परिवार में, आपको ये तो पता लग गया कि संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। संयुक्त परिवार वो परिवार होता है जिसमें कई पीढ़ियां साथ रहती हैं, या फिर दो से ज्यादा पीढ़ियां साथ रहती हैं, और जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन ये सब आप लिख सकते हैं। जब ये एक साथ मिलके रहे तो उसको संयुक्त परिवार कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज, एक पॉइंट दे रखा, संसाधन साझा है, कि जो आपके सारे संसाधन है ना उसका साझा प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपके जैसे आपका खाना बना तो सारे एक साथ खाना खाएंगे, ठीक है। जो आपके खेती की जमीन है उसका प्रयोग भी सारे करेंगे, तो साझा संसाधन का प्रयोग यहाँ पर
होता है। ठीक है, प्यार और सहयोग अधिक होता है क्योंकि जब ज्यादा सदस्य होंगे ना तो वहां पे सहयोग की भावना ज्यादा होगी। ठीक है, जब आप कोई आपका सहयोग करने वाला ही नहीं होगा तो सहयोग कहाँ से होगा। तो यहाँ पे सदस्य ज्यादा होते हैं तो यहाँ पे प्यार और सहयोग अधिक होता है संयुक्त परिवार में। चीजें क्लियर हुई आपको। आगे हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे डिटेल में। एक बार आपको ये पता लग गया कि संयुक्त परिवार होता क्या है, जहाँ कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं या फिर दादा दादी, ताऊ चाचा चाचा चाची। ठीक है, ये सब जब सदस्य एक साथ मिलकर रहते हैं ना एक घर में तो इसको हम संयुक्त परिवार बोलते हैं। आप किसी प्रकार से डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं, मेन बात है आपको समझाना है। फिर हम बात करते हैं एकल परिवार की। एकल परिवार आप समझे जिसको न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं इसमें। इसमें क्या होता है, एकल परिवार में सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं भी। ठीक है, छोटा परिवार। ठीक है, अब आप देखिए कि आपका परिवार कौन सा है, आप खुद समझ जाएंगे कि एकल परिवार कौन सा होता है और संयुक्त परिवार कौन सा होता है। यदि आप सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे रहते हो ना तो क्या होगा, उसको हम एकल परिवार कहेंगे। कभी कभी एक अकेले माता पिता द्वारा चलाया परिवार। इसमें क्या होता है, कभी कभी सिर्फ ये नहीं कि माता पिता दोनों होते हैं, कई बार पिता और बच्चे। पिता है वो वो अकेला होता है, उसके बच्चे होते हैं, या फिर माता होती है उनके बच्चे होते हैं, तो उसके द्वारा चलाया गया परिवार भी क्या होता है, एकल परिवार होता है। स्वतंत्रता अधिक लेकिन सहयोग सीमित। इसमें कहा कि इसमें आपको आजादी अधिक मिलती है भी। ठीक है, और सहयोग सीमित रहता है, सहयोग की भावना वो बिल्कुल कम रहती है क्योंकि सहयोग करने वाला कोई होता ही नहीं। तो ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे। आप सिर्फ अब इतना देखिए कि क्या आपको पता चल चुका है कि संयुक्त परिवार किसे कहते हैं या फिर एकल परिवार किसे कहते हैं। यदि दोनों डेफिनेशन आपकी क्लियर हो चुकी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलें आगे। तो चलो ठीक है। अब इसमें आगे दिया भारतीय भाषाओं में रिश्तों के नाम। ये कहता है कि अंग्रेजी में ना कम रिश्तों के नाम है, मतलब जैसे कजन भी। आपका चाहे मामा का लड़का हो, चाहे बुआ का लड़का हो, चाहे ताऊ का लड़का हो, चाहे आपका चाचा का लड़का हो, तो उसको बोल देते हैं कजन। क्या बोल देते हैं, कजन। ठीक है, उसी प्रकार चाहे आपका मामा को बुलाना, आपको चाहे ताऊ को बुलाना हो, चाहे चाचा को बुलाना हो, चाहे फूफा को बुलाना, इंग्लिश में एक ही वर्ड है अंकल। क्या बोलेंगे आप, अंकल। लेकिन यहाँ पे जो भारतीय भाषाओं में है ना, वो क्या कि अलग अलग रिश्ते के लिए अलग अलग नाम है भी। जैसे चाचा है, ताई है। तो जैसे इंग्लिश में आप आंटी बोल देंगे, चाहे ताई हो, चाहे बुआ हो, चाहे कुछ भी हो, उसको आंटी आप बोल देते हैं। लेकिन चाचा, ताई, मौसी, ताऊ, भाभी, ये अलग अलग रिश्तों के क्या है, नाम है। यह दर्शाता है कि भारतीय परिवार भावनात्मक रूप से अधिक जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, वो क्या भावनात्मक रूप से अधिक एक दूसरे से जुड़े होते हैं और रिश्ते भी एहसास कराते हैं कि ये जो रिश्तों के नाम है ना, तो उसको भी क्या अलग अलग उसको नाम दिए गए हैं। ठीक है, इंग्लिश में तो क्या है, अंकल, आंटी और कजन भी। ठीक है, इन तीनों में ही सारे रिश्ते आपके समझ दिए जाते हैं, लेकिन भारतीय में हर रिश्ते के लिए अलग नाम है। उसके बाद हम बात करते हैं परिवार में भूमिका एवं दायित्व की। ठीक है, तो परिवार में क्या क्या भूमिकाएं होती है भी। तो सबसे देख लीजिए कि संबंध आधारित है किस पे, प्रेम पे भी। ठीक है, सभी एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, देखभाल करते हैं, सहयोग करते हैं, एक दूसरे पर निर्भरता होती है। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके कमा के लेके आते थे और उसके लिए आप निर्भर हैं। ठीक है, आपकी जो मदर है खाना बनाती है आपके लिए, तो उस पे आप खाने के लिए उस पर निर्भर है। तो क्या कि सभी की कुछ न कुछ जिम्मेवारी होती है, इसलिए कहा गया है कि एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे माता पिता बच्चों का भविष्य बनाते हैं, उनके लिए सारे काम करते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, घर में सहायता करते हैं। तो परिवार में सभी की भूमिकाएं भी होती है और कर्तव्य होते हैं कि सबका कोई ना कोई काम होता है, मतलब जिम्मेदारी होती है। ठीक है, हो सकता है कि आपके जो दादा दादी हैं उनकी जिम्मेवारी आपको स्कूल में छोड़ने की हो। ठीक है, तो हर सदस्य की क्या होती है, कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है, उनका दायित्व होता है परिवार में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें पाठ में आपकी कहानी दी गई थी एक, कि शालिनी का परिवार केरल में भी। तो उस परिवार में मैं कहानी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। कई बार आपका वन क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जब आपका एग्जाम में आएगा ना तो उस टाइम भी कि क्या पता इस कहानी के बारे में आपसे पूछ ले। जिन्होंने लाइन बाय लाइन पढ़ रखा उसको तो इस कहानी का पता है, लेकिन मैं जल्दी 1 मिनट में कहानी को समाप्त करता हूँ। कि संयुक्त परिवार की एक कहानी है कि जो शालिनी थी उसके चाचा की नौकरी खो गई थी, मतलब नौकरी खो गई मतलब नौकरी छूट गई थी। ठीक है, आर्थिक समस्या उसके चाचा पे आ गई थी। चाचा पे जो पैसे थे ना वो समाप्त हो गए थे। शालिनी के माता पिता ने सभी के लिए कपड़े खरीदे। शालिनी को रेशमी कपड़ा नहीं मिला पर वह खुश रही, क्योंकि बात क्या हुई मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, आपको शॉर्ट में
कुछ बातें बताई गई है कि शालिनी को क्या थी, अपनी मनपसंद ड्रेस चाहिए थी। क्या चाहिए थी? मनपसंद ड्रेस चाहिए थी, लेकिन उसके चाचा के पास पैसे नहीं थे। उसके पापा के पास तो क्या थे? पैसे थे, लेकिन उसके चाचा के पास पैसे नहीं थे। तो जो चाचा के जो बच्चे थे ना, तो उनके लिए भी कपड़े लेके आने थे। उनके लिए भी क्या करके लेके आने थे? कपड़े लेके आने थे। और शालिनी को चाहिए थी मनपसंद ड्रेस, ये थोड़ी सी महंगी थी। तो क्या किया इसके पापा ने? इसने कहा कि ये ड्रेस आप रहने दो, हम क्या करते हैं, थोड़ी सी सस्ती ड्रेस ले लेते हैं और चाचा के बच्चों के लिए भी कपड़े ले आते हैं। ठीक है, तो शालिनी क्या हुई कि उसने रेशमी कपड़ा नहीं मिला, फिर भी वह खुश रही, क्योंकि उसके बाकी सदस्य भी खुश थे। यदि ये अकेली महंगी ड्रेस ले आती और इन दोनों बच्चों के लिए कोई ड्रेस नहीं आती, तो इसे बहुत शायद ये इतना ज्यादा मजा नहीं आता, लेकिन इसमें सहयोग की भावना थी। तो इसलिए क्या हुआ कि ये फिर भी खुश थी। इसकी मनपसंद ड्रेस नहीं आई, फिर भी ये क्या थी? बहुत ज्यादा खुश थी। और इनके ये सारे सदस्य क्या थे? खुश थे। इसने कहा नौकरी चली गई, चाहता है वो परेशानी में है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो इस प्रकार से सारी चीजें वो ठीक होती। इस प्रकार परिवार में रहने से आपको क्या करती है? आर्थिक मदद भी मिलती है, आपके परिवार सदस्यों का आपको सहयोग भी मिलता है। ठीक है, परिवार में साझा करना, मदद, त्याग ही असली मूल्य है। इसने कहा कि हमें परिवार में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। ठीक है, अगर ये अकेला रहता तो इसका सहयोग कौन करता है अभी? ठीक है, तो ये आपके संयुक्त परिवार का एक लाभ है। ठीक है, हम बात करेंगे संयुक्त परिवार के क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानि है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आप एक बार बस लेसन पढ़ते जाइए। कहानी दो, ये तेंजिंग का परिवार था मेघालय में। पिता दुकान के साथ घर में भी काम करते हैं। दादी की कहानियां ज्ञान का खजाना। दादा क्या करते हैं? पढ़ाई में मदद, समाज सेवा करते हैं। माँ हस्तशिल्प समिति में काम करती है। तो ये इनके सारे सदस्यों का काम बता दिए। अब देखिए क्या मिलती है कि जब संयुक्त परिवार होता है तो जिम्मेदारी, परिवार में जिम्मेदारी बांटती बटी हुई होती है कि सभी ने कोई ना कोई जिम्मेवारी होती है। जैसे पापा दुकान का काम करते हैं, माँ हस्तशिल्प समिति में काम करती है। हस्तशिल्प मतलब हाथ से कोई चीज बनाई जाती है, जैसे आपका चाहे पापड़ बनाना हो, चाहे किताबें बनाना हो, उनको बांटना, मतलब हाथ का कुछ काम बुनाई वगैरह हो सकता है। और दादा क्या करते हैं? पढ़ाई में मदद और समाज सेवा भी। ठीक है, सामाजिक कोई काम होता है उसमें दादाजी भाग लेते हैं। तो क्या होता है? परिवार में जिम्मेदारियां बटी होती है। परिवार से क्या होता है? प्लस समाज, दोनों की सेवा होती है और भविष्य के लिए बचत भी हो जाती है। ये भी संयुक्त परिवार का भी उदाहरण है कि आप इसमें ज्यादा बचत कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एकल परिवार, आधुनिक परिवार, लाभ व हानियां। आधुनिक परिवार, जो आज के जो परिवार है ना, चाहे वो संयुक्त हो, चाहे आपके क्या हो, एकल परिवार हो, उसके लाभ या हानियां कई बार आपसे पूछी जाती है। इस लेसन में आपसे यही पूछेगा परिवार से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे परिवार समाज की सबसे छोटी व महत्वपूर्ण इकाई है। परिवार हमारा प्रथम स्कूल है, जिसमें हम स्नेह है, सहयोग, रक्षा करना और शुरुआती संस्कार हम सीखते हैं। हो गया परिवार। परिवार कितने प्रकार के होते हैं? संयुक्त परिवार और एकल परिवार आपका हो गया। ठीक है, आपको पता है क्या होता है। उसके बाद पूछेगा कि संयुक्त परिवार की क्या हानियां हैं, क्या लाभ हैं, एकल परिवार की क्या हानियां हैं और क्या लाभ है। परिवार के बारे में आपसे यही पूछ सकता है। तो चलो अब हम देखते हैं कि आधुनिक परिवार, लाभ व हानियां। सबसे पहले हम संयुक्त परिवार की बात करते हैं। तो संयुक्त परिवार में आपको क्या है कि धार्मिक परंपराएं हैं, जो आपकी परंपराएं हैं उनसे आप जुड़े रहते हैं। ठीक है, सहयोग ज्यादा होता है। ठीक है, क्या होता है? सहयोग ज्यादा। अब मैं आपको डायरेक्ट इसमें देखने की बजाय आप सीखने की कोशिश करना संयुक्त परिवार में भी, ताकि मैं आपको समझा सकूं। सबसे पहले आमदनी ज्यादा है। संयुक्त परिवार में क्या होगा? आमदनी ज्यादा और खर्चा कम। खर्चा कम। अब आप कहेंगे सर खर्चा कम कैसे हो जाएगा? जैसे हमें देखिए खाना बनाना है अभी, ठीक है, या फिर आपको कोई भी चीज यूज करनी है, आपका फ्रिज चल रहा है, फ्रिज से एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। फ्रिज है, ये आपका संयुक्त परिवार है और ये एकल परिवार है। तो ये 6 सदस्यों के लिए एक फ्रिज चल रहा है। मान लेते हैं 6 सदस्य, इसमें सिर्फ 2 सदस्य हैं, इसमें 2 सदस्यों के लिए एक फ्रिज चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है। तो ये क्या मान लेते हैं कि फ्रिज का खर्चा लेता, कोई किराया लगता, मान लेते हैं एक बार, तो इसमें कितना है आपका? 100 रुपए आएगा। इसका भी फ्रिज है तो कितना आएगा? 100 रुपए। तो इनके लगभग कितने रुपए आएंगे? एक के हिस्से से लगभग आपके 17 रुपए के आसपास आएंगे, यदि इसको हिस्सों में बांटेंगे। लेकिन इनके क्या आएंगे? 50-50। खर्चा ज्यादा है ना। यही चीज हर चीज में चलती है आपकी।
ठीक है, चाहे आपका गैस का हो, चाहे आपका कोई भी चीज हो, इस प्रकार से खर्चा ज्यादा होता है। ठीक है, और आमदनी ये ज्यादा है, आमदनी ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगी। जहाँ खर्चा कम होगा ना, वहाँ आमदनी ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगी। ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं सहयोग भी। क्या है? सहयोग। तो और क्या है, मैं हानियों की बात करूंगा कि इसमें आमदनी ज्यादा होती है और खर्चा कम होता है संयुक्त परिवार में। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा आपकी जिम्मेवारियों की। इसकी जिम्मेवारियों की आगे, ताकि आपको सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा ना तो आसानी से कवर हो जाए। जिम्मेवारी, जिसमें आपका संयुक्त परिवार होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जिम्मेवारी बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। उसमें हर एक ही व्यक्ति को सारे काम नहीं करने होते। ठीक है, जैसे ये आपका एक संयुक्त परिवार है, इसमें हमारे कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे, और इसमें आपके 2 सदस्य है। यदि यहाँ पे आपके, अगर मैं काम देखूं कि सुबह मान लीजिए कि झाड़ू भी लगानी है, बच्चों को तैयार भी करना है, खाना भी बनाना है, ठीक है, फिर बर्तन धोने हैं, तो यहाँ पे मान लो कि 1-2 और सदस्य ज्यादा, तो महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी। एक महिला की ड्यूटी लगा दी कि आपको झाड़ू निकालनी है घर में भी, एक की ड्यूटी लगा दी आपको खाना बनाना है, एक की ड्यूटी लगा दी आपको बर्तन साफ करने हैं। तो ये जिम्मेवारी बट गई ना आपकी, बट गई जिम्मेवारी। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ महिला ही एक है, तो उसको तीनों काम यही करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई चीज खराब होगी, फैन खराब हो गया दिन में, ठीक है, तो उसको ठीक कराने वाले बाकी पुरुष हैं, वो कराने में एक भी फ्री होगा ना, तो क्या होगा, वो आपका ठीक करवा के ले आ सकता है। लेकिन इसमें तो अगर आपका फैन खराब हो गया, तो जब ये छुट्टी से आएगा तभी यही ठीक करवा के लेके आएगा फैन भी। आपको आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार से क्या होता है कि यहाँ पर काम बंट जाता है। लेकिन जब आपका एकल परिवार होता है, तो एक व्यक्ति पर अधिक जिम्मेवारियां आ जाती है, सहयोग नहीं हो पाता। भी सहयोग क्या होता है, बिल्कुल नहीं हो पाता। एकल परिवार में सहयोग नहीं होता। मान लेते हैं कि आज खाना बना, जिस महिला की खाने की ड्यूटी थी, वो बीमार है। क्या है? बीमार है। तो इनमें से कोई खाना बना देगी, ठीक है, लेकिन अगर ये महिला अगर बीमार हो गई ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब इसका सहयोग कौन करेगा एकल परिवार में, क्योंकि पुरुष है, उसको खाना बनाना आता नहीं, या फिर पुरुष की नौकरी चलेगी, जैसे हमने उसके परिवार में पढ़ा था। तो क्या हुआ कि इसके जो बाकी भाई थे उन्होंने मदद कर दी, लेकिन ये एकल परिवार में रहता है, इसकी मदद कौन करेगा? आपको आ रही बात समझ में? अब आपको फायदे नुकसान शायद अब थोड़े थोड़े समझ में आ रहे होंगे। देखो, मेरा मकसद यही है कि आपको चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकली समझाना भी। यहाँ आप पेपर में आराम से लिख दोगे, अपनी तरफ से लिख दोगे, ठीक है। एक आपका यहाँ सुरक्षा मिलती है, आपको सुरक्षा मतलब कि आपका यहाँ आप कर दीजिए जो आपका, तो क्या दी गई इसमें, एकल परिवार के लिए लाभ व हानियां। ठीक है, तो लाभ में आपका क्या लिखेंगे, संयुक्त परिवार में सुरक्षा तो आपको मिलती है, सुरक्षा की सहयोग आपका समझ में आ गया। आपको क्या आ गया? सहयोग आपको समझ में आ गया कि संयुक्त परिवार में आपको सहयोग मिलता है, आपको स्नेह मिलता है, प्यार भी। क्या मिलता है? स्वरूपता मतलब प्यार आपको मिलता है कि आपके परिवार में सारे सदस्य होते हैं, आपके दादा दादी होते हैं, तो उनसे आपको संस्कार व यहाँ प्यार व संस्कार आप करें। परंपरा की जगह क्या करते हैं? संस्कार। जो संयुक्त परिवार में होता है, उसमें आपके बड़े बुजुर्ग रहते हैं, दादा दादी सब रहते हैं, ताऊ ताई मिलके रहते हैं, तो उनसे आपको क्या कि संस्कार मिलता है, और ठीक है, और प्यार आपको उनको प्राप्त होता है। आपको रिश्तों की कदर आपको समझ में आती है कि दादा दादी से किस प्रकार वो आपको अपने जीवन के अनुभव के बारे में बताते हैं, और सुरक्षा आपको मिलती है। ठीक है, और एक आपको क्या बताया था मैंने कि जिम्मेवारी कम होती है, जिम्मेवारी काम का बंटवारा होता है। ये चीज आप ध्यान रखना कि जिम्मेवारी कम है। ठीक है, काम का बंटवारा भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और आपको स्वतंत्रता कम है भी, यहाँ पे क्या है, स्वतंत्रता कम। ठीक है, और आपका जो है, आपका फैसले लेने में प्रॉब्लम होती है। क्या होती है? फैसले लेने में प्रॉब्लम होती है, में समस्या है। जो आपका संयुक्त परिवार है, उसमें क्या था, मान लीजिए कि हमें कुछ लेके आना, भी 5-10 हजार रुपए की हमारे घर में बचत हो गई, तो जो बड़ा भाई है वो कहेगा फोन ले आते हैं, छोटा भाई कहेगा हम ये ले आते हैं। ठीक है, और जो
बड़े भाई की वाइफ हो वो कुछ कहेगी, वॉशिंग मशीन ले आते हो वो कदा कुछ कहेगा। तो इस प्रकार क्या होता है कि फैसले लेने में आपको संयुक्त परिवार में परेशानी हो सकती है और मतभेद भी हो सकता है, क्योंकि न किसी की तो एक की तो बात मानी जाएगी। अगर एक की बात मान ली तो बाकी के 3-4 सदस्य आपके नाराज हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, संयुक्त परिवार में क्या होता है, मतभेद होता है और इसमें आपकी स्वतंत्रता भी कम होती है, क्योंकि आपकी जिम्मेवारियां होती है, आपको दूसरों को जवाब देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके खाना, अब मैं खाना बनाने वाली स्वतंत्रता, कैसी स्वतंत्रता की बात हो रही है, यहाँ पे हर प्रकार के स्वतंत्रता की बात हो रही है। 2 सदस्य है, खाना खाने का भूख कम है तो वो क्या कर लेंगे, चलो बाहर खा के आते हैं भी, स्वतंत्रता उनको आजादी है बाहर खाने की। लेकिन ये सदस्य अगर ये खाना खाने वाले बाहर अकेले चले गए ना तो बाकी भूखे ही सोएंगे भी। तो इसलिए इसमें क्या इतनी स्वतंत्रता नहीं होती, सभी सदस्य घर पे रहते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात हो रही है। और दूसरा आपको बता दिया कि ये फैसले, मेन चीज है आपकी वो है एक सहयोग और एक फैसले लेने में आपकी समस्या होती है कि मतभेद आपका हो सकता है। ठीक है, एकल परिवार में क्या होता है, स्वतंत्रता होती है निर्णय लेने में। जैसे फैसला था ना, फैसले को निर्णय बोला गया कि निर्णय आप आराम से ले सकते हैं भी, क्योंकि आप 2 ही हैं, 2 व्यक्तियों के बीच में आराम से आपका सहमति हो सकती है। लेकिन वही अगर 10 व्यक्ति हो जाए ना तो उनके बीच में सहमति होना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए आपको क्या सरल निर्णय है, यहाँ पे आपको फैसला लेने में दिक्कत होगी, आपसी मतभेद हो सकते हैं और यहाँ आपका एकल परिवार में सहयोग की भावना कम होगी। तो ये सारी चीजें आप एक बार दिमाग में सोच लेंगे ना तो भी आपका जो ये क्वेश्चन है कि एकल परिवार के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, वो आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ पे समुदाय। क्या स्टार्ट होता है, समुदाय। समुदाय क्या है, कई लोग परिवार मिलकर जो समूह बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं। यह जुड़े होते हैं स्थान या त्योहार। कैसे जुड़ते हैं ये आपके भाषा के आधार पे, मतलब यहाँ पे ये संस्कृति के आधार पे या स्थान के आधार पे जुड़े होते हैं। आपको किस प्रकार से बताऊं, जैसे आपका एक स्थान पे रहने वाले वो आपका एक समुदाय हो गया। ठीक है, त्योहार के आधार पे जुड़ते हैं, जो त्योहार बनाते हैं वो एक समुदाय हो गया। एक जैसी भाषा बोलते हैं वो हिंदी भाषा वाला, जैसे हिंदी भाषा बोलते हैं वो हिंदी भाषा वाला का समुदाय होता है। पेशे के तौर पे जो अध्यापक है वो आपका वो अध्यापक समुदाय हो गया। रुचियां जिनकी पेंटिंग करने की रुचि तो उनका समुदाय। उसने कहा कि समुदाय क्या होता है, कि समुदाय आपका कई लोग या परिवार मिलकर जो समूह बनाते हैं ना वो समुदाय होता है। ये आपको बता दिया, स्थान के आधार पे हो सकता है, त्योहार के आधार पे, भाषा के आधार पे, ठीक है, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे समुदाय लोगों का समूह होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि समुदाय क्या होता है। समुदाय का महत्व भी, तो समुदाय का क्या फायदा है कि समुदाय त्योहार के तो क्या कि सभी लोग समुदाय होने के कारण सभी लोग त्योहार मिलकर एक साथ मना लेते हैं भी। कठिन समय में समुदाय के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का साझा उपयोग की। अब देखिए, अब पानी की कोई चीज है, ठीक है, अगर क्या होगा कि एक व्यक्ति के पास पीने का पानी है इस प्रकार से कि एक आदमी या आपके 3 चीजें हैं, क्या है ये, तीन तीन मान लेते हैं कि 3 ही मकान है, आप 3 की जगह 300 मान सकते हैं, 3,000। इस आदमी के पास ये क्या करेगा कि मैं क्या करता हूँ, सभी के लिए एक पानी की टंकी बनवा देता हूँ। ठीक है, ये कहता है कि मैं बाहर शौचालय बनवा देता हूँ गाँव में। ठीक है, और ये कहता है कि मैं बच्चों के लिए एक छोटा सा खेलने का पार्क बनवा दूंगा। तो ये देखिए जो सारे सामाजिक चीजें हैं, इसको 3 ही चीज बनवानी पड़ी और सारे ये क्या कर लेंगे, इनका यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या कि संसाधनों का कॉमन यूज हो सकता है। यदि ये समुदाय में नहीं होते, सब अलग अलग होते, तो ये तीनों चीजें इस तीनों एक एक परिवार के पास होनी जरूरी थी। इसके लिए तो सिर्फ मैंने आपको सिंपल सा उदाहरण दिया है कि इस प्रकार से समुदाय क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों का साझा उपयोग वो कर सकता है। प्राकृतिक नहीं, आप संसाधनों का ही कर लेना। संसाधनों में आपका प्राकृतिक भी आ जाएगा, कोई खेल का मैदान पड़ा है, कोई गांव में जोहड़ है। ठीक है, और आप देखना कि कौन कौन आपके गांव में कौन कौन सी ऐसी चीज है जिसका आप साझा उपयोग करते हैं। जैसे आपका कोई बारात वगैरह आती है, शादी वगैरह, तो कोई ऐसा स्थान होगा जिसमें जिसका सभी प्रयोग करते होंगे। तो आप देखना कि आपके गांव में कौन कौन सी चीजें ऐसी है। सामाजिक एकता और समाज के हम मिलकर रहते हैं, उनमें एकता आती है समुदाय के कारण।
तो एक आपको हलमा दे रखा था जो आपका भेल समुदाय, इसकी महान परंपरा है। ये क्या है कि संकट में लोग मिलकर काम करते हैं। इसके पानी की जो कमी होती थी ना, तो इन्होंने क्या किया, मिलकर सभी तालाब बनाए, पेड़ लगाए, कोई पैसा नहीं दिया किसी से, ठीक है, धरती माँ की सेवा करते हैं। तो उसी के लिए महेश शर्मा को इस कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है। चेन्नई बाढ़ 2015 सामुदायिक सेवा, जब बाढ़ आ गई, आपको बताया कि समुदाय किस प्रकार से करता है। तो सड़कों पर पानी भर गया, लोग क्या हो गए थे, फंस गए थे। धार्मिक और सामाजिक समूह ने, जो बाकी जो समूह थे आपके समुदाय थे, उन्होंने क्या किया, वहां पे खाना बांटा, लोगों की संकट में निस्वार्थ भाव से सेवा की हुई। उसी प्रकार एक कमल परमार है आपका अहमदाबाद से, वो क्या करते हैं, सड़क से बच्चों को रोज पढ़ा रहा है। ये आपका एक सामाजिक कार्य हो गया। ये आपके आदरणीय लोग हो गए, समाज के सामाजिक लोग इनको बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि बच्चों को पढ़ाया, बच्चे की संख्या इतनी हो गई, अध्यापक भी जुड़े। इन्होंने क्या किया कि शिक्षा का अधिकार प्लस सेवा का प्रसार किया है, क्योंकि शिक्षा सबका अधिकार है, उसको भी सुनिश्चित किया, और क्या की लोगों की सेवा की, बच्चों की सेवा की। बिना स्वार्थ समाज बदला जा सकता है। नए प्रकार के समुदाय, ये आपको बता दिया कि मैंने आपको पहले बताया था कि समुदाय के कैसे होते, लोगों का समूह होता है समुदाय। वो आपके भाषा के आधार पे हो सकता है, जाति के आधार पे हो सकता है, स्थान के आधार पे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ नए आपके प्रकार के समुदाय हुए हैं, जैसे कूड़ा प्रबंधन, जो कूड़ा प्रबंधन करते हैं ना, मतलब कूड़े को साफ सफाई करते हैं, वो भी एक समुदाय हो गया। पार्क है आपका, सुरक्षा का है आपका, सामूहिक निर्णय है। तो इस प्रकार से ये सारे, जैसे आवासीय समितियां है ना, तो इनकी ये जिम्मेवारियां होती है ये सब कार्य करने की, ठीक है। तो यहाँ से देखिए समुदाय आपको क्या है कि किसी भी प्रकार से आपका समुदाय बन सकता है। यहाँ तो इनकी जिम्मेवारियां दे रखी है कि आवासीय जो समिति है ये किस प्रकार से काम करती है, इनका एक समुदाय हो गया अभी। तो ये किन कामों का विचार करती है, ये आपकी कूड़ा प्रबंधन पे, पार्क की साफ सफाई पे, सुरक्षा कैसे करी जाए, मतलब सोसाइटी, आप सेक्टर बोलते हैं ना, तो वो मान लीजिए कि एक सेक्टर के लोग हैं, उनका भी क्या हो गया, एक समुदाय हो गया। तो आपने जैसे एक सीरियल देखा होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो उन्होंने क्या है कि वो आपकी जो सीरियल में तो सभी लोग, तो आप देखते हैं कि किस प्रकार से वो समुदाय हो गया आपका एक प्रकार से। तो वो सभी मिलकर आपस में निर्णय लेते हैं हर चीज से संबंधित, वो सारी चीजें इस पॉइंट में आपको बताई गई है। और एक होता है आपका परस्पर निर्भरता भी, क्या होता है, परस्पर निर्भरता, कि हम सब रोजाना निर्भर करते हैं, कि हम सब लोग, ये नहीं कि हम सिर्फ अकेले हैं, हम सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं भी, ठीक है। अब देखिए आप कैसे, दुकानदार पे हम निर्भर करते हैं कि दुकानदार से हमें कोई सामान चाहिए, हम तुरंत दुकानदार के पास जाते हैं, सामान ले आते हैं, ठीक है। दुकानदार भी हमसे निर्भर करता है, क्योंकि हम नहीं जाएंगे तो उसका दुकान सामान कौन खरीदेगा, किस प्रकार से उसका घर खर्च चलेगा भी। सफाई कर्मचारी है, चालक है, शिक्षक है, डॉक्टर है, समाज का एक जुड़ा हुआ जाल है, कि समाज में सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ अकेला रह के अपना जीवन गुजार ले, क्योंकि सभी लोगों को क्या है, उसकी आवश्यकता है एक दूसरे की, ठीक है। तो आप अपना एग्जांपल दे सकते हैं कि आप देखिए कि पूरे दिन में आपको किन किन लोगों की आवश्यकता पड़ती है भी। जब आप सुबह उठते तो आपके माता पिता आपके लिए खाना बनाते हैं भी, ठीक है। आपने नहा धो लिया, चलो आपके पास सामान है, तब आप बस का वेट करते, स्कूल बस, तो आपके स्कूल के बस का ड्राइवर भी, ठीक है। अगर ड्राइवर ही न हो कोई, तो क्या आप स्कूल पहुंच पाएंगे, सरकारी पैदल पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं, वहां गए, आपको स्कूल में शिक्षक नहीं मिला, ठीक है, फिर आपको वापस फिर आना है, फिर आपको चीजें आपके घर में, दुकानदार से आपको बहुत सारे सामान लाना, आपको हेयर कटिंग करवानी है, कहीं आप नाई के पास जाएंगे। तो इस प्रकार क्या है कि समाज बहुत तरीकों से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब देखिए इस लेसन में आपने क्या-क्या पढ़ा, तुरंत बता दूं। परिवार आपको पता चल गया, समाज की नींव है, सबसे छोटी इकाई है। संयुक्त परिवार, एकल परिवार, आपको परिवार क्या होता है, प्रेम और सहयोग सिखाता है। परिवार दो प्रकार के होते हैं, संयुक्त और एकल। परिवार में क्या, प्रेम और सहयोग की भावना। समुदाय बड़ा समूह होता है, जब परिवार से ज्यादा लोग, कई सारे परिवार एक जगह है, बहुत सारे लोग एक जगह रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं। कठिन समय में समुदाय बहुत मदद करता है एक दूसरे की, मान लो बाढ़ आ गया, तो जो लोग बाढ़ में परेशान है, दूसरा समुदाय उनकी मदद करता है, समुदाय के बाकी लोग उनकी मदद करते हैं भी। संसाधन साझा उपयोग होता है, और समाज में क्या होती है, परस्पर निर्भरता होती है भी। अब आप बताइए कि इस पाठ में क्या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपकी समझ में नहीं आया। यदि आपकी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये हमें चीज समझ में नहीं आई। और मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। लाइन बाय लाइन पढ़िए, आप फिर क्विक रिवीजन कीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर वाले
वीडियो पे कूद जाइए और 100 के 100 नंबर ले आइए। कोई जरूरी नहीं है 100 के 100 नंबर लेके आना, आपको चीजें समझनी जरूरी है। ठीक है, 2-4 नंबर कट भी गए तो आप बेफिक्र रहें, अपने दिमाग को टेंशन फ्री रखें। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।